नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 14 मार्च और आज 14 मार्च को यूपीएसआई भर्ती परीक्षा थी। ठीक है, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा थी और ये सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम का टाइमिंग जो था वो 3 बजे से स्टार्ट था और 5 बजे समाप्त था। 2 घंटे का पेपर था। ठीक है, तो ये पेपर जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है और बच्चों के द्वारा हमें जो है कुछ रियल और महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन हैं, ये 15 मार्च की शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं, सेम तो नहीं लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है 15 मार्च के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। जो बच्चे 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं और वो लोग यदि पेपर से शेयर करना चाहें, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पूरा पेपर शेयर कर दें, ताकि जो है हम उस पेपर का सही-सही सॉल्यूशन कराकर वीडियो के माध्यम से आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी मदद के लिए अपलोड कर सकें। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करो। हम टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर आप लोग क्लिक होकर ज़रूर जॉइन हो जाइए और क्वेश्चन पेपर आप लोग पूरा ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? आप लोग चाहे तो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बना लेना या फिर फ़ोटो के माध्यम से भी भेज सकते हो, ठीक है? सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर भेज देना और हम सारे क्वेश्चन की जो है क्लास तैयार करेंगे अच्छे से और आपको मॉर्निंग तक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? सही-सही सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पेपर शेयर करें। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 मार्च वाले बच्चे ज़रूर देखें, ठीक है? उनके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और पढ़ने में भी थोड़ा रट्टा लग रहा था कि चीफ टू स्टार्टअप्स C2S पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। ठीक है, ये इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 15 मार्च को है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। C2S कार्यक्रम MEITY द्वारा भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए शुरू किया गया। इसका लक्ष्य जो है 85,000 से अधिक इंजीनियरों को चिप डिज़ाइन में प्रशिक्षित करना है। यह पहल चिप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में नए स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन ISM का एक मुख्य स्तंभ है। इसके तहत देश भर के 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को आधुनिक सॉफ्टवेयर और टूल दिए गए। C2S का मुख्य उद्देश्य सिस्टम ऑन चिप SoC और ASIC डिज़ाइन में आत्मनिर्भरता लाना है। यह स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इसके लिए जैविक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है। इसमें निजी कंपनियों और IT जैसे संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। यह पहल विश्व की डिजिटल इंडिया क्रांति का आधार तैयार कर रही है। तो इसके ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ठीक है, हमने आपको बता दिए हैं। यदि इनका मतलब कि पूछे कि कितने इंजीनियरों को जो है प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है MEITU द्वारा, तो आपको बताना है 85,000। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कितने देशों के, तो आपको बताना है 100 से अधिक देशों के, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है।
इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू JLN स्टेडियम में किया जा रहा है। यह कार्निवल फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित एक 3 दिवसीय उत्सव है। इसका उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं, योग, शस्त्र और स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगाए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसमें युवाओं और स्कूली बच्चों की भागीदारी पर जोर दिया है। कार्निवल में पारंपरिक भारतीय खेलों जैसे खो-खो, कबड्डी का भी प्रदर्शन किया गया। एक क्वेश्चन पूछे कि फिटनेस में असली दौलत और संदेश का क्या दिया गया, तो इसमें प्रमुखता दी गई है। कई प्रसिद्ध एथलीट और फिटनेस इन्फ्लुएंस भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और कार्निवल में पोषण और संतुलन आहार पर भी विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गई। यह आयोजन भारत को स्वस्थ और फिट राष्ट्र बनाने की सरकार के विजन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DGCA ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक व्यूज कैटेगरी लाइसेंस प्रदान किया है? हिसार हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर या शिवमोगा हवाई अड्डा या दोनी पोलो हवाई अड्डा? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को यह लाइसेंस दिया है। यह पब्लिक यूज एरोड्रोम लाइसेंस वाणिज्य उड़ाने शुरू करने के लिए अनिवार्य है। इस लाइसेंस को मिलने से अब यहाँ से यात्री उड़ाने यानी पैसेंजर फ्लाइट शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो दिल्ली NCR का भी काम करेगा। यह शुरू होने के बाद भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर कौन है? तो ये है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट की सुरक्षा और तकनीकी मानकों की सख्त जांच के बाद यह लाइसेंस दिया गया। यहाँ पर अत्याधुनिक कैंट 3 नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। लाइसेंस मिलने के बाद एयरलाइंस अब यहाँ से अपने रूट स्लॉट बुक कर सकेगी। इसके पहले चरण का संचालन 2026 के मध्य तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। जिन बच्चों ने बी लगा उनका सही जवाब है, और जिन बच्चों को आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पॉइंट जो हम करा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में आयोजित पद यात्रा का शीर्षक क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिल्ली में आयोजित पद यात्रा का शीर्षक क्या था? महिला सशक्तिकरण पद यात्रा, नारी शक्ति मार्च, रन फॉर वुमन, वॉक फॉर वुमन, या फिर बेटी बचाओ मार्च? तो रन फॉर वुमन, वॉक फॉर वुमन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी लगाया उनका सही जवाब है। और इसका डिटेल्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह पद यात्रा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसका मुख्य नारा था रन फॉर वुमेन, वॉक फॉर वुमेन रखा गया था। इस आयोजन का उद्देश्य महिला सुरक्षा, समानता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं और छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को अपना समर्थन दिया। यात्रा के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। यह आयोजन समावेशी समाज और नारी शक्ति के वैश्विक सम्मान को प्रदर्शित करता है।
दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर इसका आयोजन किया गया, जहां नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता फैलाई गई। इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय थीम के अनुरूप महिलाओं में इन्वेस्ट करने के महत्व को समझाया गया। इस पद यात्रा ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आर.एन. रवि को किस राज्य से स्थानांतरित करके पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम? तो ये तमिलनाडु से जवाब हो जाता है। आर.एन. रविंद्र नारायण रवि को तमिलनाडु से स्थानांतरित कर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। वे 1976 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी रहे। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले वे तमिलनाडु में काफ़ी समय तक चर्चा में रहे। उन्होंने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वे पूर्वोत्तर भारत के मामलों और उग्रवादी विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वे भारत सरकार के खुफिया ब्यूरो आईबी के पूर्व विशेषज्ञ निदेशक भी रह चुके हैं। उन्होंने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार के मध्यस्थ के रूप में कार्य किया। पश्चिम बंगाल में उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना, तरणजीत सिंह सिंधु, सैयद अता हसनैन, आर.एन. रवि? तो सैयद अता हसनैन को। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारतीय सेना में 5वीं कोर चिनार कोर के कमांडर के रूप में कार्य किया। वे अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए के सदस्य के रूप में भी सक्रिय रहे। उनकी नियुक्ति लद्दाख जैसे रणनीतिक केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत करने के लिए भी की गई। वे कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों के सैन्य मामलों के गहरे जानकार माने जाते हैं। उन्होंने लद्दाख में तैनात ब्रिगेडियर के रूप में भी अनुभव प्राप्त किया है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। हसनैन ने पहली बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल थे। उपराज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार प्रशासन चलाता है। उनकी नियुक्ति से लद्दाख के विकास और सीमा प्रबंधन में तेजी आने की उम्मीद है। इसके फैक्ट थे, सही जवाब है सैयद अता हसनैन। ठीक है, बड़े फैक्ट हैं बट एग्जाम में आने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई जनसंख्या प्रबंधन नीति के मसौदे ड्राफ्ट का प्रस्ताव किया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की गिरती कुल प्रजनन दर को संतुलित करना है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जताई है कि राज्य की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। नीति में अधिक बच्चे वाले माता पिता को सरकारी प्रोत्साहन देने का विचार किया गया। सरकार स्थानीय निकाय चुनाव करने के लिए 2 बच्चे की अनिवार्य शर्त को हटाने पर विचार कर रही है। भारत में आमतौर पर जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, लेकिन यह नीति जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में है। दक्षिण भारतीय राज्यों में टीएफआर राष्ट्रीय औसत काफ़ी नीचे चला गया है। इस नीति का लक्ष्य जो भविष्य के कार्यबल की कमी को दूर करना है। ड्राफ्ट में स्वास्थ्य देखभाल और मातृ
लाभों के लिए विशेष बजटीय प्रावधान शामिल है, या नीति जनसांख्यिकीय लाभांश को बनाए रखने का प्रयास है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी से है। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराकर फाइनल में प्रवेश किया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान? तो भारत ने जो है इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, ठीक है। भारत ने इंग्लैंड को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। 2026 का T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने सामूहिक प्रदर्शन कर इंग्लैंड को मात दी। भारत ने 2024 में भी खिताब जीता था और यह लगातार सफल प्रदर्शन का हिस्सा है। मैच के दौरान भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड के मध्यक्रम को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई है। इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियनशिप को हराने के लक्ष्य से उतरी थी, लेकिन विफल रही। यह टूर्नामेंट 20 टीमों के बड़े फॉर्मेट में खेला गया। फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों से होना तय हुआ था, लेकिन इस बार यह जो है न्यूजीलैंड से हुआ है, ठीक है। भारत के घरेलू मैदान, होम ग्राउंड समर्थन के बीच जीत का महत्वपूर्ण योगदान है। T20 विश्व कप हर 2 साल में आयोजित होने वाला आईसीसी का महत्वपूर्ण लोकप्रिय टूर्नामेंट है, ठीक है। तो भारत का फाइनल मुकाबला जो है न्यूजीलैंड से हुआ था और भारत ने जो है न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल रनों से हराया था। तो फाइनल जो है भारत ने भी 2026 का जीत लिया है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन जो हैं हमको मिल पाए हैं, और आप लोग जो है सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करो, तो हम पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सर्च करिए। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, यानी कि 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट पेपर के साथ हम मिलेंगे। और जो बच्चे यदि 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का पूरा रियल पेपर भेज देते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन के साथ हमको आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।